12 अक्टूबर 2024 और आज की क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी क्लास कर रहे हैं। बेटा जो हम पहली क्लास कर चुके हैं उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी क्लास करी है। पहला कॉन्सेप्ट करंट डिनोटेड बाय आई एंड करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। सर करंट की यूनिट एम्पियर। दूसरी बात हमने बेटा पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि ईएमएफ हो या पीडी हो या वोल्टेज हो, सबका मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज और सबकी यूनिट होती है वोल्ट्स। और बहुत तफसील के साथ हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इस बात को अभी हम फर्दर नहीं लेके जा रहे। लेकिन जो लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने करंट और वोल्टेज पढ़ाया है, तो बेटा उनको लेकर मैंने 30 एमसीक्यूज की ये एक शीट बनाई है। 30 एमसीक्यूज है इसके अंदर टोटल करंट और वोल्टेज को लेकर। तो मैं आपसे चाहूंगा कि बेटा इन 30 एमसीक्यूज को आप कल की क्लास से पहले, ये होमवर्क होगा आज आपका ना, और सारे बेटा लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे 2018 2019 वगैरह वगैरह, ये सारे बेटा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। और सॉल्व करके जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं कल की क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये करंट और वोल्टेज में पढ़ा चुका हूँ, उसकी मैंने शीट आपको दे दी है। अच्छा जी, आज हम आगे जाना चाहते हैं एंड टुडेज क्लास इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है? तो कल की क्लास में, जो कल इनकम्प्लीट क्लास हुई थी, कल क्लास में स्टूडेंट्स भी कम थे या मैंने स्केजुअल मुझसे थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो कल वाली क्लास को बेटा मैं काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है? सर ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि जो करंट है ना, वो डिपेंड करता है वोल्टेज पर। क्या मतलब? हमारे घरों में वोल्टेज आता है 220 वोल्ट। ये 220 इतना हाई वोल्टेज है कि इससे जो करंट आएगा ना, वो इतना हाई करंट होगा कि खुदा न खास्ता मेरा हाथ बिजली के तार पे लग जाए तो जान निकल जाए, इतना हाई वोल्टेज होता है। लेकिन अगर मैं मोबाइल के चार्जर को, लैपटॉप के चार्जर को प्लग में सॉकेट को लगाकर स्विच ऑन कर लूँ और फिर भी तार पकड़ लूँ, तो वोल्टेज 6 वोल्ट इतना कम होता है, इसका करंट इतना कम होता है कि मुझे फील नहीं होता। यानी वोल्टेज ज़्यादा हो तो करंट ज़्यादा होता है, वोल्टेज कम हो तो करंट कम होता है, यानी करंट वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो मैंने डेली लाइफ से बताया। आप ज़रा कॉन्सेप्ट वाइज आ जाइए। आपको पता है वोल्टेज, सर वोल्टेज पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वोल्टेज धक्का देता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। तो ये पुश जितना ज़्यादा होगा, सर करंट उतना ज़्यादा होगा। और अगर ये पुश कम होगा तो करंट भी कम होगा। यानी करंट वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसी भी तरह से समझ लें। और उसके बाद फिर हमने एक इक्वेशन बना ली थी, V इज इक्वल टू आई आर। तो कल बेटा स्टेटमेंट में कल प्रॉपरली नहीं लिखी थी, अगर आज स्टेटमेंट प्रॉपर लिख लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बेटा लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट, बेटा लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the applied PD। PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे डेली लाइफ में वोल्टेज कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड PD, बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन इज इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो जनाब करंट, काम की बात सर, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के साथ। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के साथ। कंडीशन सर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। सर ये R क्या है? वही वोल्टेज है, I करंट है। R क्या है जनाब? I का नाम है
रेजिस्टेंस। आई का नाम है रेजिस्टेंस। सर ये रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? तो बड़ा जरा रेजिस्टेंस को समझाते हैं। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जब आप किसी कंडक्टर से करंट पास कराते हो तो कंडक्टर यूजुअली मेटल का होता है। मेटल में एटम एक दूसरे से सर बहुत करीब करीब होते हैं। जब बहुत करीब करीब एटम होते हैं तो इनके दरमियान से सर जब करंट पास करता है ना तो इतने इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं गुजर पाते। इलेक्ट्रॉन को गुजरने में मुश्किलात होती हैं। इलेक्ट्रॉन को गुजरने में मुश्किल होती है। उसी मुश्किल का नाम होता है रेजिस्टेंस। तो बेटा प्रॉपर डेफिनेशन लिखें। अ पोजीशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, ये कंडक्टर ऑफर करता है, कंडक्टर के एटम्स ऑफर करते हैं। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स को फिलो करने में, इलेक्ट्रॉन्स को फिलो करने में जो अपोजिशन मिलती है उसी अपोजिशन का नाम होता है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट को फिलो करने में जो अपोजिशन मिलती है उसी का नाम होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक, फिर मैंने कल यूं भी समझाने की कोशिश की थी जब तक आप कॉपी कर रहे हैं कि जब रोड पे गाड़ियां चल रही होती हैं तो हमारी गाड़ी, हमारी कोशिश होती है हम तेज चलाकर जल्दी से अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन रास्ते में रोड पर इतना सारा ट्रैफिक होता है तो वो जो दूसरी गाड़ियां हैं वो हमारी गाड़ी को आगे भागने से रोक रही होती हैं। तो जो रोड पर ट्रैफिक है वो हमें रोकता है तेज भागने से। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भागना चाहते हैं पर एटम्स उनको रोक रहे होते हैं। तो एटम्स का रोकना, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन, सर करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है ना वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस बात को शो करता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना इस बात को शो करता है कि जनाब टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्योंकि जो ओम्स लॉ है ये जब वैलिड होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बेटा ये बात भी कहीं कॉपी कर लीजिए कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा? सर अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा? ओ भाई अगर टेम्परेचर बढ़ गया, जरा देखिए इसके अंदर, ये टेम्परेचर बढ़ गया है। आप देखिए तो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये ग्राफ शुरू में स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है अभी तक टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ तक ओम्स लॉ लग रहा है। लेकिन इसके बाद आप नोट कीजिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व हो गया है। और जैसे ही कर्व हो गया है तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ गया है। और याद रखिएगा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। तो जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है नो चेंज इन रेजिस्टेंस, जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है नो चेंज इन रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही ग्राफ कर्व होने लगता है तो कर्व ग्राफ का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है। तो जब कभी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी ना तो जो ग्राफ होगा वो हमेशा करंट वाली एक्सेस से दूर भागेगा, करंट वाली एक्सेस से दूर भागेगा। तो इस वाली बात को बेटा जहन में रखिएगा कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा चीज गर्म हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी,
रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब अभी बताता हूँ, लेकिन जो ग्राफ होगा वो करंट वाली एक्सिस से दूर भागने लगेगा। एक और आखिरी बात, कहते हैं जनाब ये जो रेजिस्टेंस है सर इसकी यूनिट क्या होती है? तो भाई फॉर्मूला भी हमने पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर, इसमें से बेटा आर को अलग कर लो तो आर बन गया V अपॉन आई। जब आर बन गया V अपॉन आई तो बेटा V वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स होती है। नीचे लिखा है आई करंट, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो ये बन गया वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को मिलाकर हमने यूनिट बना दी है ओम्स। वोल्ट पर एम्पियर को मिलाकर हमने यूनिट बना दी है ओम्स। और ओम्स का बेटा जो सिंबल होता है ना वो ये वाला होता है। ओम का सिंबल ये वाला होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बात समझ में आ गई होगी। और जिन बच्चों ने कल क्लास ज्वाइन कर ली थी, तो मैंने कल आधे घंटे तक ये क्लास पढ़ाई थी, वो मैंने बेटा मुस्तफ़ा ये रिपीट कर दी है। यही क्लास मैंने कल आधे घंटे पढ़ाई थी जो मैंने भी आपके सामने रिपीट कर दी है। तो ये वाला पोर्शन कल सुहाइमा ने पढ़ लिया था, मारा ने पढ़ लिया था, बनीन ने पढ़ लिया था, तीनों बच्चों ने पढ़ लिया था। लेकिन बनीन की मैथ की क्लास शुरू हो गई थी इसलिए बनीन ने ड्रॉप कर दिया था। लेकिन बनीन बेटा अब आपको भी मैंने बिल्कुल वहीं पे ले आया हूँ जहां मैंने कल तक पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं नई बातें करने जा रहा हूँ। नई बातें करने के लिए ये नए सवाल है, पर ये नए सवाल इतने मुश्किल हैं कि मैं डायरेक्ट नहीं करा सकता। इनको कराने के लिए पहले मुझे थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ाना पड़ेगी, और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाकर फिर मैं आपको जो और क्वेश्चन है उनकी तरफ लेके जाना चाहूंगा। क्या थ्योरी है तो जरा सुनिए। कहते हैं जो रेजिस्टेंस है, अभी आपने सुना कि रेजिस्टेंस है करंट के फ्लो को अपोज करना, करंट के फ्लो को अपोज करना। ये रेजिस्टेंस कब कम होती है, कब ज्यादा होती है? तो जनाब रेजिस्टेंस असल में डिपेंड करती है फोर फैक्टर्स पे, टोटल फोर फैक्टर्स पे। नंबर वन सर डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर का क्या मतलब है? सर टेम्परेचर का मतलब ये है कि जब आप किसी वायर से करंट पास कराओगे ना बेटा, तो वो वायर थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। जब वायर गर्म होगा तो थर्मल फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है जनाब, वायर के एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है। और जब इनकी वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है ना, तो इनके दरमियान से जो गुजरता है उसको अब ज्यादा धक्के मिलते हैं। कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो वो धक्का मारेगी ना बेटा। तो जब एटम्स की टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, उनकी वाइब्रेशन तेज हो जाती है, तो वो करंट को ज्यादा जोर से धक्का मारते हैं। मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाती है। ठीक, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला आपकी आईजीसीएसई की बुक में नहीं है। तो फॉर्मूला नहीं है इसलिए सिर्फ ये सुन लें कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। बस इतनी बात याद रखिए, फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला वाला एक दूसरा टॉपिक है, और वो क्या है तो जरा सुनिएगा। कहते हैं जनाब रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर पर। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर पर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अब इस वाली बात को ना समझाने के लिए अगर मैं डेली लाइफ की एग्जांपल लूंगा तो मेरे ख्याल में आप जल्दी बात समझ लोगे, और अगर मैं इसको वायर के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाए। तो जरा सुनिएगा बेटा, मुस्तफ़ा हम आपको एड्रेस कर रहे हैं स्पेशली। मुस्तफ़ा गाड़ी चला रहे हैं, और मुस्तफ़ा जो गाड़ी चला रहे हैं उनको इस रोड पे गाड़ी चलानी है आज के दिन, और नेक्स्ट डे ये अपने मामू के घर जा रहे हैं, सैटरडे संडे ये जाते हैं माशाल्लाह। ठीक है जनाब, तो बेटा मुस्तफ़ा जरा देखिए, आज आप मामू के यहाँ नहीं जा रहे, तो ए से बी तक आप अपनी सिटी में ही घूम रहे हैं, आपको गाड़ी चलानी है। और गाड़ी चलाने के लिए जो लेंथ ऑफ रोड है, जो जर्नी है, वो मैंने काफी छोटी रखी है। ठीक है जनाब, छोटी रखी है। तो आज आपकी लेंथ ऑफ जर्नी कम है। ठीक है, आप रोड पे गाड़ी चलाएंगे आपको ट्रैफिक मिलेगा। दुबई में ट्रैफिक बेइंतहा ट्रैफिक है। तो उस ट्रैफिक के अंदर जब आप गाड़ी चलाएंगे तो क्योंकि आज आपकी जर्नी कम है, लेंथ कम है, तो आपको कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी, कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी, कम ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट डे आपने कहा आज मैं मामू के यहाँ जा रहा हूँ, तो आज आपको बहुत दूर जाना है। जब आपको आज बहुत दूर जाना है मुस्तफ़ा, तो ऑब्वियसली आज आपकी लेंथ ऑफ जर्नी बहुत ज्यादा है। जब आपकी लेंथ ऑफ जर्नी बहुत ज्यादा है तो आपको रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी।
यही कुछ करंट के साथ होता है। सर जब करंट फ्लो करता है, करंट को कम ट्रैवलिंग करना होती है तो उसे कम रेजिस्टेंस मिलती है, लेकिन जब करंट को लंबी ट्रैवलिंग करनी होती है तो उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलती है। तो इट इज अ कॉमन सेंस, जितना लंबा तार होगा उतनी लंबी जर्नी होगी, उतनी ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, उतनी ज्यादा अपोजिशन मिलेगी, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो बस आखिरी दफा कह रहे हैं, जितना वायर की लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा मिलेगी, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। ये फॉर्मूले की फॉर्म में बताने जा रहा हूँ। एक और आखिरी बात, कहते हैं जनाब रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो डिपेंड करती है इनवर्सली एरिया पर। एरिया का क्या मतलब है, जरा एरिया का मतलब सुनिएगा। एरिया का मतलब बेटा ये है कि आप किसी ऐसे रोड पे गाड़ी चला रहे थे जो रोड बहुत वाइड रोड है, ठीक है जनाब, रोड जो है बहुत वाइड रोड है। जब रोड सर बहुत वाइड है तो गाड़ियों की एक लेन ये चल रही है, ये दूसरी लेन चल रही है, ये तीसरी लेन चल रही है, तो गाड़ियों की 5 लेन्स रोड पे चल रही हैं और ट्रैफिक भाग रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता आगे कोई ऐसा ट्रैफिक में मसला आ गया या कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया कि आधा रोड बंद कर दिया, उन्होंने आधा रोड बंद कर दिया। अब जब उन्होंने आधा रोड ही बंद कर दिया, अब आपके पास ये आधा रोड बाकी बचा है, ठीक है ना, अब ये रोड ब्लॉक हो गया है। अब सारा का सारा जो ट्रैफिक है ना, उस ट्रैफिक ने यहां से गुजरना है, तो अब तो यहां से सिर्फ और सिर्फ 3 लेन्स जा सकती हैं। तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि ये वाला जो ट्रैफिक है ये रुक जाएगा, ये रुकेगा थोड़ी, वो भी इसी में से कोशिश करेगा दाखिल होने की, उसको भी आगे जाना है। तो आप देखिएगा इस जगह पर इतनी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाएगी। रीजन क्या है सर, रीजन ये है कि इस पोर्शन में सर एरिया, गाड़ी को ड्राइव करने का एरिया बहुत कम हो गया है, क्योंकि सर आपने आधा रोड तो ब्लॉक कर दिया है। जब आपने आधा रोड ब्लॉक कर दिया तो अब ऑब्वियसली गाड़ियों की लेन्स कम हो गई। बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स में आ जाइए, जब कोई थिक वायर होता है तो थिक वायर में से करंट बड़े आराम से गुजरता है, लेकिन जैसे ही वायर थिन कर देते हैं, जैसे ही वायर थिन कर देते हैं तो थिन वायर से करंट गुजरना मुश्किल हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो जहां एरिया ज्यादा होता है वहां रेजिस्टेंस कम होती है, और जहां एरिया कम कर देते हो वहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो अब मेरी जो मैंने स्टोरियां इतनी सारे सुनाई, इनको बेटा साइड में रखो, जल्दी से फॉर्मूले पर आओ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। और इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो, तो R इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। R इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। इसमें एक कांस्टेंट भी लगता है जो मैं नहीं लगा रहा, आप ए लेवल की फिजिक्स में आओगे ना तो यहाँ रेजिस्टिविटी लगेगी। मैं आपके और नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने देखा आपके यहाँ इस पे सवाल मतलब कोर्स में नहीं है। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि वायर की रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली है, एरिया के साथ इनवर्सली है। रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली है, एरिया के साथ इनवर्सली है। और एरिया में भी आपको एक और बात बढ़ाना होगी, जो यूजुअली बेटा वायर होता है उस वायर का एरिया सर्कुलर शेप में होता है। वायर का एरिया बेटा सर्कुलर शेप में होता है। आपको पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, या सर्कल का एरिया अगर डायामीटर दिया हुआ हो तो इस फॉर्म में होता है। तो अब याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने एरिया बताया तब तो मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन अगर उन्होंने रेडियस दिया, रेडियस, तो आपके यहाँ पाई भी नहीं लिखते हैं, तो या तो आर स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा ताकि आप ये ना बोलें कि सर ये आप फार्मूले में जो पाई आ रहा आपने क्यों गायब कर दिया, या डायमीटर स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो जरा बेटा ये 3 फार्मूलाज आज की क्लास के नोट कर लें, और आज की क्लास इन 3 फार्मूलाज पे घूमती रहेगी। और मैं तीनों फार्मूलाज अभी पहले आप तीनों बच्चों के साथ पहले डिस्कस करूंगा, फिर आगे लेके जाऊंगा। जरा गौर से सुनिएगा मैंने क्या क्या कहा है। मुस्तफा अपना माइक्रोफोन पहले रेडी करो बेटा, माइक्रोफोन मुस्तफा ओके, बात कर सकता हूँ। हाँ जरा सुनिए, कहते हैं सर रेजिस्टेंस होती है करंट के फ्लो को अपोज करना, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली होती है, रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली होती है। एरिया का सब मतलब क्या होता है भाई, एरिया का मतलब होता है वायर का थिक होना या वायर का थिन होना, ठीक है।
सर थिक वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, मोटा तार होगा रेजिस्टेंस कम होगी। आप अपने घर में भी देखिएगा, मोटर, एसी, फ्रिज, जितनी चीजें ज्यादा बिजली कंज्यूम करती हैं वो थिक वायर लगा हुआ होता है। एसी में बहुत थिक वायर लगा हुआ होता है। लेकिन जो चीजें कम करंट कंज्यूम करती हैं, लैंप हो गया या छोटी छोटी चीजें हो गई, उसमें थिन वायर भी चल जाता है। तो सिर्फ मुस्तफा ये बोल के बताना है सर रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली है, एरिया के साथ इनवर्सली है। जी मुस्तफा बताइए, रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? मुस्तफा, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अच्छा, मैंने कहा कि रेजिस्टेंस है करंट को अपोज करना, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब सर जितना लंबा तार होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, जितना छोटा वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। बस। हाँ बेटा मुझे बताइए, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या कनेक्शन है? हम्म। हम्म। इतनी सी बात तो बोले थे, फिर आपने तो ऐसा कर दिया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कुछ। अच्छा एक और बात जरा सुनना, एक और बात जरा सुनना। रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली है। मतलब अगर वायर थिक होता है तो थिक वायर का एरिया ज्यादा होता है। जितना ज्यादा एरिया होता है रेजिस्टेंस उतनी कम होती है। जितना मोटा तार होता है रेजिस्टेंस कम होती है, उसमें से करंट आराम से गुजर जाता है। लेकिन अगर वायर थिन होगा तो थिन वायर का सर एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। हाँ मुस्तफा हमें बताइए, वायर की रेजिस्टेंस थिकनेस के साथ किस तरह डिपेंड करती है? वायर की रेजिस्टेंस थिकनेस के साथ किस तरह डिपेंड करती है? जी मुस्तफा। हाँ, बस इतनी सी बात है। अभी मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि आपने एसी चलाना है तो थिक वायर लगाओगे या थिन वायर लगाओगे? एसी चलाना है, थिक वायर लगाओगे। थिक क्यों लगाओगे, वजह बता। हाँ, रेजिस्टेंस कम होगी और ज्यादा करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है जी। मुस्तफा की तो सारी क्लास हो गई। अब जरा मैं आ रहा हूँ बनीन। बनीन का मुझे नहीं पता अभी सो के उठी है तो फॉर्म में है या अभी थोड़ी सी नींद में। बेटा हम आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं बनीन? अच्छा बेटा बनीन सिर्फ इतनी सी बात बता दे, रेजिस्टेंस का लेंथ और थिकनेस के साथ क्या कनेक्शन समझ में आया? हाँ। 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 बस 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 बस, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। आप तो इसका मतलब है फुल जाग रही हैं। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा मैंने भी आपसे कहा कि एक फॉर्मूला तो बेटा ये वाला जहन में रखना है, आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए। ठीक है। बट सम टाइम हमें वो एरिया नहीं बताएंगे, रेडियस बताएंगे। सम टाइम वो हमें रेडियस नहीं बताएंगे, डायमीटर बताएंगे। तो बेटा ये तीनों फार्मूलाज नोट कर लो। अभी मैं सवाल दिखाऊंगा तो मैं आपको ये तीनों फार्मूलाज यूज करके दिखा दूंगा। इन तीनों फार्मूलाज को लिख लो। इन तीनों फार्मूलाज में ये एरिया है, ये रेडियस है, वायर का रेडियस, ये डायमीटर है। और रेडियस और डायमीटर का क्या मतलब है? सर जो वायर होता है ना, ये वायर में ये वाला पोर्शन सर्कुलर होता है। सर अब सर्कुलर होता है तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है या पाई डी स्क्वायर होता है। इसीलिए आपने एरिया की जगह आइदर आर स्क्वायर लिख दिया है या डी स्क्वायर लिख दिया है। तो ये बड़ा तीन फार्मूलाज कॉपी कर लो। और अब इन तीन फार्मूलाज को लेकर मैं आपको मुश्किल मुश्किल सवालों में लेके जा रहा हूँ। ज्यादा मुश्किल नहीं कराऊंगा आज, बस एक दो ही कराऊंगा। लेकिन कल की क्लास में फिर मैं आपको बहुत मुश्किल सवालों में लेके चला जाऊंगा। तो पहले बेटा जरा जल्दी से ये तीनों फार्मूले कॉपी कर लें तो सवाल में चले। हमारा बेटा कॉपी कर चुके हो, क्वेश्चन में चले।
ठीक है जी, अब हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन में। और क्वेश्चन यकीनन मुश्किल सवाल है। देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। अब मुश्किल का मतलब ये कि अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा आता है तो आप पकड़ लेंगे सवाल जल्दी से। ठीक है। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर वन के बजाय मैं क्वेश्चन नंबर टू में 1 मिनट खामोश हूँ, और क्वेश्चन नंबर टू का आंसर मुझे बताएंगी अम्मारा। क्वेश्चन नंबर टू का बेटा आंसर बताएंगी मुझे अम्मारा। जी, हमारा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आप गौर करें। अभी भी जो बात मैं याद करा कर आया हूँ उसको सामने रख के आंसर करना है हमारा। हो सकता है हमारा का माइक्रोफोन नहीं चल रहा, क्योंकि सवाल तो बहुत आसान है। जोर से बोलिए बेटा। अच्छा, और आप क्या कहती हैं सुहाइमा बेटा? सुहाइमा आप क्या कहती हैं? सी इसका आंसर है बेटा। देखो ना बेटा, हमारा आपने गलत बताया है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ। अब ये भी बेटा मैंने आपको याद करवाया है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। इसलिए इसका आंसर सी है। ठीक है। मई जून 2023 के पेपर का क्वेश्चन। रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हमारा आपको बात समझ में आ गई, या और फर्दर एक्सप्लेन करूं बेटा? चले ठीक है, चले ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, सम टाइम वो वर्डिंग ऐसी होती है कि बच्चा बस सम टाइम उसके अंदर गलती कर लेता है। अच्छा जी, अब हम हिम्मत करके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन में। इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत कर रहे हैं, हिम्मत क्या, जरा सुनिए। हिम्मत बेटा ये है कि आपके सामने एक वायर है जिसका नाम है एक्स। ये जो एक्स वायर है इसको मैंने जानबूझ के रेड कलर कर दिया है। ठीक है जी। सर ये रेड कलर का वायर एक्स है। ठीक है जी। उसके बाद एक दूसरा वायर लेकर आ गए। जो दूसरा वायर है बेटा, वो दूसरा वायर वाई है। ठीक। आप ऐसा करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा हिम्मत कीजिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है बेटा, जरा यूं नोट कीजिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक। अब जरा यहां से सवाल पढ़िएगा। एक दूसरा वायर है जिसका नाम है वाई। वाई सेम मेटल का बना हुआ है, यानी पहला कॉपर का था, दूसरा भी कॉपर का है। और आईजीसीएसई में कभी भी मेटल बदलेगा नहीं, कभी भी मेटल नहीं बदलेगा, हमेशा मेटल वही होगी। एक्स भी कॉपर, वाई भी कॉपर। अच्छा, अब उन्होंने क्या करा, गौर से सुना। वाई हैज डबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। वाई का एरिया डबल है। वाई का एरिया डबल है। तो ये बताइए, अगर एरिया डबल होगा तो एरिया डबल करने से मुस्तफा बताना, जो वायर वाई है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी या आधी हो जाएगी? एरिया डबल है, याद रहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इनवर्सली में उल्टा होता है। वाई हैज डबल एरिया। अगर एरिया डबल है तो रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी इनवर्सली में, मुस्तफा? अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा है, बस बोलने में थोड़ी वर्डिंग आपने सही गलत बोली है। वर्डिंग थोड़ी गलत है, कॉन्सेप्ट सही है आपका। क्या सर, अगर एरिया डबल है ना, डबल है, तो जो रेजिस्टेंस होगी ना सर, वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि डबल का उल्टा होता है हाफ। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा करना ना बेटा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, उल्टा कर दें। ठीक है जी। तो मुस्तफा ने बिल्कुल सही कहा है। सर अगर एरिया डबल हो गया है, एरिया डबल हो गया है तो रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी। एक बात हो गई। अच्छा, एक और बात जरा मुस्तफा आप ही बताइएगा। इन्होंने लेंथ को आधा कर दिया है। बताइए, लेंथ आधी कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल सही सर, रेजिस्टेंस भी आधी हो जाएगी। ठीक है जनाब, दोबारा गौर से सुनिएगा। लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस हाफ, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस हाफ, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला हाफ लेंथ की वजह से। एरिया, सर एरिया का रिलेशन उल्टा है। इन्होंने एरिया को डबल किया है। एरिया डबल, डबल का उल्टा। सर डबल का उल्टा हाफ। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस को हाफ करें, एरिया डबल, तो रेजिस्टेंस हाफ। लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस और हाफ। तो इसको सॉल्व करो तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4, और 2 2 ज़ा 4 का मतलब R/4, और R/4 का मतलब इसका आंसर है ए। तो मुस्तफ़ा ने तो बहुत अच्छा आंसर किया है, पर मुझे नहीं पता कि बाकी बच्चों ने मैथमेटिक्स में ये वाली बात पकड़ी या नहीं। बनीन आप क्या कहती हैं बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, या बेटा फर्दर समझाने की जरूरत है? जबरदस्त बेटा, हमारा आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा हमारा? ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमने ये बात आपको सिखाने की कोशिश की कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली है। क्वेश्चन में उसने कहा कि हमने लेंथ को हाफ किया है, लेंथ को हाफ किया है, तो सर रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस हाफ हो गई लेंथ की वजह से। एरिया उल्टा है, एरिया डबल। सर एरिया डबल तो उल्टा, सर डबल का उल्टा हाफ, तो रेजिस्टेंस हाफ। सॉल्व करा तो ये बन गया R/4। तो ये माशाल्लाह चारों बच्चों ने जल्दी बात पकड़ ली बेटा, जबरदस्त, अच्छा हो गया ये। अच्छा जी, अब हम आज की क्लास को यहाँ स्टॉप इसलिए करना चाहेंगे कि अभी आपको आज की जो थ्योरी मैंने सुनाई है ना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी अभी दूंगा आपको 15 मिनट में। अभी आप लोग ना इसकी थ्योरी में इतने एक्सपर्ट मुझे फील नहीं हो रहे। तो और सवाल भी मुश्किल है और कल करना भी है। अच्छा, कल के लिए मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।